हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के लास्ट लेक्चर का इंतज़ार था जी सर। तो आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का लास्ट सेशन लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और ये हम लोग को मालूम है, ये IGST एक्ट 2017 का जो आज सेक्शन चलने जा रहा है वो है सेक्शन नंबर 13। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने सेक्शन 12 तक सारी चीज़ें देख ली थी। जब हमने लास्ट सेशन क्लोज किया था तो उस समय वाइंड अप करते समय मैंने आप लोगों को बोला था कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। इज इट? सेक्शन 13 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, ये इसकी हेडिंग की बात कर रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन इंडिया होगा, या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर लगेगा केवल और केवल सर्विसेज के केस में सेक्शन नंबर 13। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन 13 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बताता है। हटा दें जी सर। फर्स्ट पॉइंट इज सो इजी। पहला पॉइंट सबसे आसान, जैसा सेक्शन 12 का था। The provision of this section shall apply to determine the place of supply of services where the location of supplier of services or the location of the recipient of services is outside India. Any one of both of these two persons must be outside India. Either the location of recipient is in India and the location of service supplier is outside India, or vice versa, means the location of service supplier is in India and the location of recipient of services is outside India. In both of these two situations, our section 13 will apply. Now subsection 2 is clearly said default rule या general rule. ये general rule क्या कहता है, आप लोग भूल जाएंगे जब आप सेक्शन 13 पढ़ते हैं अबाउट सेक्शन 12। अगर आप दोनों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगी। अगर सेक्शन 12 का डिफॉल्ट रूल देखें तो रजिस्टर्ड सप्लायर को अगर दिया जाता है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर रजिस्टर्ड सप्लायर मींस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है सर्विसेज तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया जाता है तो एड्रेसिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर वो नहीं है तो सप्लायर ऑफ सर्विस, द प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हम लोगों ने देखा था डिफॉल्ट रूल में सेक्शन 12 में। लेकिन यहां पर डिफॉल्ट रूल क्या हो सकता है? यहां डिफॉल्ट रूल ये नहीं हो सकता जो सेक्शन 12 में देखा था। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक बंदा आउटसाइड इंडिया है और थोड़ी देर बाद आपको अच्छी अच्छी चीजें सुनने को भी मिलेंगी। तो कहता है जो आगे के सब सेक्शंस में 3 to 14 में 13 में बातें की गई हैं, सब सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 टू सब सेक्शन 14 13, इसके अंदर जो बातें कही गई हैं ये स्पेसिफिक केसेस हैं और ये इन स्पेसिफिक केसेस में यही प्रोविजंस अप्लाई होंगे। बट आवर जनरल रूल इज क्वाइट डिफरेंट। तो नॉर्मली जब ये सर्विसेज ना हो तो वहां पर जनरल रूल अप्लाई होगा, अगर ये सर्विसेज ना हो तो वहां जनरल रूल अप्लाई होगा।
जनरल रूल कहता है भाई, हम लोग को एक अच्छी तरह चीज मालूम है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई, अब जो हम लोग का जीएसटी है वो डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेसिस पर है, न कि ओरिजिन बेसिस पर। तो कहा गया द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ओके, यानी मिस्टर एक्स इन इंडिया है और मिस्टर वाई यूएस में है, ये सर्विस रिसिपिएंट है, ये सर्विस सप्लायर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हमारा यूएस। इज इट क्लियर? कैसे? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन यूएसए। इज इट क्लियर? जी सर। अब कोई दिक्कत, डिफॉल्ट रूल में कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। प्रोवाइडेड दैट where the location of the recipient of service is not available in the ordinary course of business, the place of supply shall be the location of the supplier of service. जब ये पॉसिबल ना हो पाए तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये, अगर नहीं भी कहा रहता तो भी हम शायद कुछ इस तरह का बात करते। ये डिफॉल्ट रूल है या ये एक जनरल रूल है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की, और हम लोग जहां पर जरूरत होगी वहां सेक्शन 12 को भी मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे आपकी सहूलियत के हिसाब से। चले, मैंने अपना थोड़ा माइंड चेंज कर दिया। एज एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग और द सबसेक्शन विल कॉन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्ट विद सेक्शन 12, at that time I'll quote both of these two sections simultaneously. Means आपको सेक्शन 13 भी मैं समझाऊंगा उसी समय, और सेक्शन 12 का भी रेफरेंस दे दूंगा, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। ये अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और सर्विसेज के बारे में ही बात हो रहा है, ओनली इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर? इनकी बातें तो हम लोगों ने सेक्शन 12 में देख ली। सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 बोलता है, ढंग से सुनेंगे। एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, या मिस्टर्स वाई जो समझ लें। एक इन इंडिया है और एक आउटसाइड इंडिया है। अब हो सकता है इसने एक मशीन सर्विस करवाई, किससे? आउटसाइड इंडिया जाकर। कोई दिक्कत नहीं है, जनरल रूल लग जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है, दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं कि भाई मिस्टर एक्स कहता है मिस्टर वाई से, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू विजिट ओवर देयर, I just want to have the machine in my premises so that we can do proper work on that. And due to having such type of condition or circumstances, Mr. Y send the machine to India so that the service can be done by Mr. X. If it is compulsion to do work like that, then in that case, what would be the supply, place of supply? The problem is there. What would be the place of supply? जरा देखें सबसेक्शन 3.1, services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services. Physically available by the recipient to the supplier or to a person acting on behalf of its agent or the person of the supplier of service in order to provide the services. Then the location where the services are actually performed. Okay,
तो अब हमें तो समझ में आ गया ना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसीलिए तो ये स्पेशल सेक्शन बनाया गया, जहां पर नॉर्मल डिफॉल्ट रूल नहीं लग पाया, जनरल रूल नहीं लग पाया, उस केस में ये सेक्शन, ये प्रोविजन आया कि जहां पर ये मजबूरी हो कि मिस्टर वाई को अपनी मशीनें मिस्टर एक्स की प्रीमाइसेस में भेजनी है और मिस्टर एक्स ऐसी सर्विसेज डन करके वापस मशीन को भेज देगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इन इंडिया हियर इन दिस केस। उल्टा भी हो सकता है कि मशीन इसके पास हो और इसने मिस्टर वाई को ये मशीन सेंड की, और मिस्टर वाई ने सर्विसेज दे दी, और सर्विसेज देने के बाद मशीन वापस भेज दी। अब बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Here in this case, service recipient is Mr. X and service supplier is Mr. Y. Even though the place of supply would be the place of supply of service supplier here outside India. Is it clear? Doubt clear हुआ? दूसरा point इसी में ही. Services supplied to an individual, ठीक है, represented either as the recipient of services or person acting on behalf of the recipient which requires the physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier for the supply of service. कभी कभी कोई बंदा बोलता है भैया सप्लाई सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल और हिज रिप्रेजेंटेटिव, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी फर्म वगैरह की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल और हिज रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उसके एजेंट को सर्विसेज देते हैं इस शर्त पर कि आप यहां पर रहोगे सामने तो हम सर्विसेज देंगे आपके प्रेजेंस में, या तो हम वहां आए और आपके रहने पर सर्विसेज देंगे, या यहां आप आए और आपके रहने पर ही हम सर्विसेज देंगे, आपकी गैर हाजिरी में नहीं देंगे सर्विसेज। सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड ईदर एज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट which requires the physical presence of that person with the supplier for the supply of services, the place of supply shall be the location of the services where it actually performed. Okay, location where the services are actually performed, location of the services where actually it is performed, तो जहां पर वो सर्विस दी जाएगी that would be the place of supply. सर ये तो बहुत आसान था, आसान नहीं था, ये डिफॉल्ट रूल का थोड़ा उल्टा है। मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट रूल कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वुड बी द प्लेस ऑफ रेसिपिएंट। इज एनी प्रॉब्लम? नो, शुरू में ही हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन अगर वो न पता हो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई या रेसिपिएंट की एड्रेस वगैरह ना मालूम हो, तो सप्लायर की प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सर्विसेज या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जबकि अगर हम बात करें आगे, तो सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 ने कुछ बोला, और उसने ये बोला कि अगर आप सामान भेजते हैं सर्विसेज देने के लिए और वापस मंगा लेते हैं सर्विसेज करवा कर, वो अपनी प्रीमाइसेस में सर्विसेज देगा, तो जहां पर ऐसी सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं या हमने सामान मंगाया और मैं सर्विस सप्लायर हूं, मैं उस सामान पर सर्विसेज दे करके सामान वापस कर दूंगा, तो उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? हाँ सर, थोड़ा आगे बढ़े। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी इंडिविजुअल या उसके एजेंट के प्रेजेंस में ही सप्लाई देंगे, सर्विसेज की सप्लाई देंगे, तो उस केस में जहां पर ऐसी सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, दैट द पर्टिकुलर लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। This is all about your section 13 subsection 3. कभी कभी होता क्या है कि ये आउटसाइड इंडिया है, मशीन भेजने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल मशीन भेजने की जरूरत नहीं है और ना वापस लाने की जरूरत है। ये सर्विस सप्लायर है और ये सर्विस रिसिपिएंट है और मशीन भी इसी के पास है। हम इनको ये सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देते हैं या कंप्यूटर वगैरह के थ्रू देते हैं। तो सिंपल सा हिसाब है, आपको तो मालूम है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस ऑफ रेसिपिएंट।
provided that when such services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where goods are situated, where actually the goods are situated, on which the services are performed through electronic media या electronic way. ये था आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. 4 क्या बोलता है, और ढंग से सुनेंगे, मिक्स होती जाएंगी चीजें अब आने वाले समय में. सेक्शन 13 का सब सेक्शन 4 कहता है अगर सर्विसेज किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में दी जाएं, सर्वे ओके, इंटीरियर डेकोरेशन ठीक है, या कोई दूसरी सर्विसेज जो पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी में दी जाएं, जैसे आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, कल्चरल कंपटीशन, डांस, इस तरह की फैसिलिटीज हों, सर्विसेज सप्लाइड, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट, स्टेट एजेंट, होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, चाहे जो नाम दे दो, services for coordination of construction work including that of architect or interior decorator shall be the place. और ये आपका अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने देखा था जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. यहां पर बोलता है वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. बात तो दोनों में एक ही है. जो वहां बोला था सेक्शन 12 में विदाउट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में, यहां पर भी वही बोला. अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के होटल की सर्विसेज यूज करता है जो यूएस में है, तो ये सर्विस सप्लायर है, ये सर्विस रेसिपिएंट है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कौन सी जगह होगी सर? ये होगी जहां पर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी. इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं. एन इंजीनियरिंग फर्म, एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं, an engineering firm located in India deputes its engineers to undertake repair at power plant in Bhutan. Okay, तो पावर प्लांट एट भूटान, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है? भूटान में. द पीओपी विल बी भूटान, द प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली परफॉर्म्ड. ओके. मेंटेनेंस, एग्जांपल नंबर 2, maintenance of information technology software installed at the computer located in Mumbai and services of maintenance of this software are to be provided by a company which is situated at USA. The company provides it through electronic media. So place of recipient. Here in this case the place of supply will be the Mumbai. Physically presence की जरूरत नहीं है. अच्छा. An actor located in Mumbai requires fitness services of Mr. A of USA in Mumbai. An actor located in Mumbai और रिक्वायर्स करता है फिटनेस सर्विसेज ऑफ मिस्टर वाई, कर देंगे मिस्टर ए ऑफ यूएसए इन मुंबई. मिस्टर ए कहाँ का है? यूएसए का है. वो कहाँ आकर सर्विसेज ले रहा है फिटनेस की? मुंबई में. तो फिटनेस सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी में दी जाएंगी, तो वेयर इट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड. नेक्स्ट, the place of supply of service supplied by way of admission to or organization of. मैंने जब सेक्शन 12 पढ़ाया था तो वहां पर मैंने दोनों अलग अलग बताए थे पॉइंट, याद आया? 4 और 5 अलग अलग बताए थे. ऑर्गेनाइजेशन और अदर देन ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी जी. यहां दोनों को मिक्स करके बताया गया है. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event or a celebration, conference, fair, exhibition or similar events and of services ancillary to such admission or organization shall be the place where such event held or conducted.
सिंपल था, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी भी वहीं पर होगी। अगर ये घूम घूम कर किया जाता है तो इसीलिए इमोबल प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया। अगर ये घूम घूम कर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कंडक्शन किए जाते हैं प्रोग्राम, तो उस केस में जहां पर ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Mr. A, an architect in Mumbai, contracted for his services to design the landscape of a particular resort in Dubai. तो दुबई would be the place of supply, सिंपल सा था। पॉइंट नंबर 6, अभी तक कहीं दिक्कत नहीं आई? नो सर। वेयर एनी सर्विसेज रेफर्ड द अबव 3, 4, 5, जो मैंने आपको बताया 3 में मैंने आपको बताया, क्या बताया था, आते ही जहां पर वो वापस किया जाता है सामान दे करके, जहां पर वापस नहीं किया जाता है और फिक्स प्लेस पर दिया जाता है, और 5 जहां पर मैंने बताया कंडक्ट किया जाता है कोई सेमिनार वगैरह। तो कहा गया वेयर एनी सर्विसेज रेफर्ड इज सप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन। ओ हो सकता है सेम टाइप ऑफ सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द सर्विस सप्लायर इन डिफरेंट लोकेशंस एंड माइट बी इट इज इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, वही तो बोला इंक्लूडिंग इन इंडिया। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमको सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी जा रही हैं तो, और उसमें इंडिया भी शामिल है, मान लेते हैं 5 कंट्रीज में सर्विसेज ली जिसमें से एक कंट्री इंडिया है, तो ये सारा का सारा इन इंडिया में टैक्सेबल होगा। Its place of supply shall be the location in the taxable territory and for India the taxable territory is in India। तो ये सारा, भले ही हमने यूएस यूके वगैरह में हमने सर्विसेज ली हूं, और अगर इंडिया में भी ले ली तो इंडिया में ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में दे रहा हूं, इंडिया में भी दे रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रीटेड इन इंडिया। अगर मैं सर्विस रिसिपिएंट हूं, अलग अलग कंट्रीज में लेता हूं और उसमें एक कंट्री इंडिया है, देन 100% वुड बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया आल्सो। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल दिया, मैनेजमेंट स्कूल लोकेटेड इन यूएसए ऑर्गेनाइजेज अ रोड शो इन मुंबई फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। तो ठीक है, मुंबई, इसमें तो अलग अलग कंट्रीज नहीं आई। Where the services referred in 3, 4 or 5 are supplied in more than one state or union territory। अब हो सकता है कि 5 कंट्रीज हैं, अच्छी बात है, और 3 इंडियन स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तीनों प्लेसेस पर हमको सर्विसेज मिली, आउटसाइड इंडिया भी और इंडिया में भी। यहां मैं सर्विस सप्लायर हूं, मैं कई जगहों पर आउटसाइड इंडिया में सर्विसेज दे रहा हूं और इंडिया में भी दे रहा हूं, एक से कई स्टेट में। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि इन ऑल दिस सिचुएशन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वुड बी ट्रीटेड इज in India, means the place of supply is in India. Now again the problem occur in which state? Maharashtra, West Bengal or your Gujarat. Again the problem arises in that case. तो क्या माना जाएगा, उसके लिए बोला है इसको अब हमें बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा अलग अलग स्टेट में। जी सर। A coaching institute organizes a study tour to UK, US and India for 10 days, जिसमें 7 दिन आउटसाइड इंडिया था और 2 दिन मुंबई में था और 1 दिन दिल्ली में था। ठीक है, 10 दिन हो गए, 7 दिन आउटसाइड इंडिया, 2 दिन दिल्ली और 1 दिन मुंबई, या 2 दिन मुंबई 1 दिन दिल्ली। Even though 7 days of services has been performed in the non-taxable territory, yet as per the services have been performed in India, the entire value of services shall be liable to GST in India. Okay, and on the basis of the value charged by the respective state, it would be allocated on that basis. अब हम बांटने की बात करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा उस बेसिस पर बांट सकते हैं जीएसटी को क्रेडिट लेने के लिए, या फिर आप कोई दूसरा रीजनेबल तरीका ढूंढ सकते हैं। Or any other reasonable basis shall be taken into consideration on the basis of the number of days, 2 और 1, 2 दिन और 1 दिन के बेसिस पर आप टोटल वैल्यू को बांट सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब तो बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। अच्छा जी, अच्छा अभी टाइम लगेगा। The place of supply of the following services shall be the location of the supplier of service। अब बोलिए मत सर कहाँ पर, लेकिन आप ये बताइए क्यों। लोकेशन ऑफ द सर्विसेज सप्लायर, बैंकिंग कंपनी है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर। मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है, आपको समझ में आएगा कि यस बैंक का है। यस बैंक हैविंग 1000 ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया एंड रजिस्टर्ड सेंट्रली एट मुंबई। यस बैंक की ऑल ओवर इंडिया में 1000 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक सेंटर उसका
जो रजिस्टर्ड सेंटर है मुंबई। मिस्टर ए उसने यूएस में अकाउंट खोला, मिस्टर ए जो यूएस का है उसने एक अकाउंट खोला, और कहाँ खोला वो आपको देखकर अच्छा लगेगा, गोरखपुर में खोला, यस बैंक की ब्रांच में, और सर्विसेज वहां से ले रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, मुंबई और गोरखपुर। आपको समझ में आएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द गोरखपुर। Even though the central office is registered at Mumbai, but the place of supply of services provided by the bank or the financial institution, uh, that in these cases the place of supply would be the place of supply of service, where from where actually it is given or provided. So from Gorakhpur it is given or provided, then in that case the Gorakhpur would be the place of supply. Yes Bank is having 1,000 branches in all over India and registered centrally at Mumbai. Mr. A located US and opens a bank account at Gorakhpur of Yes Bank and gets services from it. The place of provision of services shall be Gorakhpur, which is located at UP. Okay, example number 2, उसको बाद में देखते हैं। Intermediary services, जहां पर ऐसी सर्विसेज दी जाती हैं, यानी बैंकिंग के केस में जहां से ऐसी सर्विसेज दी जा रही हैं, उल्टा हो गया। प्लेस ऑफ सर्विसेज रिसीट नहीं है, सर्विसेज रिसीट तो एक्चुअल में उसको कहां मिल रही हैं, लोकेटेड यूएस है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जा रहा है उसके लिए, यूपी माना जा रहा है। जबकि आउटसाइड इंडिया का बंदा इंडिया में बैंक ब्रांच में सर्विसेज ले रहा है, और उसकी हेड ऑफिस न मानते हुए जहां से वो सर्विसेज ले रहा है, सप्लायर के प्लेस ऑफ सर्विस को ही हम लोगों ने क्या माना है, सप्लायर के प्लेस ऑफ सर्विस को, प्लेस ऑफ सप्लाई को क्या माना है हम लोगों ने, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, इंटरमीडियरी की बात करते हैं। अगर कोई इंटरमीडियरी है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई। Mr. X of India engaged in selling the tour conducted by Messrs. Y of US. Messrs. Y है US का, वो इंडिया से लोगों को टूर कंडक्ट करवाता है, लेकिन वो अकेले, उसके बस की बात नहीं, क्योंकि वो बस नहीं, ट्रेन की भी बात नहीं, हवाई जहाज की भी बात नहीं, बस की बात है, मतलब उसके बस में या पावर में नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि वो लोगों को ऑल ओवर इंडिया टूर करवाए, आउटसाइड इंडिया टूर करवाए, इंडिया से लोगों को बुलाए। तो वहां का एक बंदा इंडिया के मिस्टर एक्स से कांटेक्ट करता है और मिस्टर एक्स को कहता है ये मेरे हैंडबिल्स और एडवर्टीजमेंट मटेरियल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करो, और मेरे पास लोग दौड़े दौड़े आएंगे टूर के लिए, हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम उन लोग को उनका पैकेजेस तय करेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द हैंडबिल ऑफ मिस्टर स्पाई व्हिच असिस्ट हिम टू सेल द टूर। Here Mr. X is working like intermediaries to the place of services. Place of supply will be the place of supply of services by Mr. X in India. जी, इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा जी। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं मैंने कुछ अजीब बताया? अभी तक तो नहीं, अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। पहला मैंने बताया जहाँ पर फिजिकली अवेलेबल करवाया जाता है सामान को, फिर उस पर सर्विसेज दी जाती हैं, तो जहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं। और दूसरा, अगर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू दिया जा रहा है, तो जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है जिस पर सर्विसेज दी जा रही हैं। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज सारी की सारी इवन ऑर्गेनाइज करना कुछ प्रोग्राम को, तो जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, नॉट कि एग्जिट करती है, एग्जिस्ट करती है, उस केस में वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया बैंकिंग के केस में, इंटरमीडियरी के केस में, ठीक है। और अब हम बताने जा रहे हैं द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कोरियर शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, ठीक है। नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर तो कुछ नया बताया ही नहीं गया। मिस्टर एक्स ऑफ गुजरात इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई, सामान आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहाँ पर है, इन इंडिया है, तो गुजरात मान लिया गया, ठीक है, क्या बुरी बात है भाई। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शैल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स, इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से वो पैसेंजर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी।
कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब होता है मिस्टर एक्स को जाना है दिल्ली से मुंबई, और उसका जो प्लेन है वो वाया इंदौर जाएगा, मान लेते हैं, हो सकता है ना। अब इसके लिए इसने एक ही टिकट कटवाई है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस जर्नी। हो सकता है मिड में ये प्लेन यहां इंदौर में रुके, कुछ समय के लिए स्टॉप हो सकता है जी सर, और उसके बाद फिर से ये उसी प्लेन में या दूसरे प्लेन से कि कन्वीनियंस से मुंबई जाए, हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। The place of supply in respect of passenger transportation services shall be the place where the passenger embarks, ठीक है, on the conveyance for a continuous journey। अभी इसकी बात करते हैं। ऊपर वाली की बात करें, जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। अगर ये गुड्स की बात होती, गुड्स को हमें भेजना होता मुंबई वाया इंदौर, तो मुंबई माना जाता प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर यहां किसी इंसान की बात करें, बंदे की बात करें जिसको ये जर्नी करनी है, तो दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दोनों में फर्क है। गुड्स जहां पर डेस्टिनेशन है, नॉर्मल केस है, पैसेंजर जहां से वो एम्बार्क्स कर रहा है। ओके, सिंगल टिकट, कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब सिंगल टिकट हैज बीन इश्यूड फॉर द इंटायर जर्नी। इस इंटायर जर्नी के लिए एक ही टिकट दिया गया, लेकिन हो सकता है मोर देन वन टिकट और इनवॉइस इज इश्यूड एट द सेम टाइम ईदर बाय सिंगल सप्लायर ऑफ सर्विस और थ्रू एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन supplier of service and which involves no stopover between any of the legs of journey। यहां से यहां जाना है, लेकिन मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का टिकट P से लिया और यहां से यहां तक का टिकट Q से लिया, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं स्टॉप ओवर करूंगा। मींस यहां से यहां जाना मेरा कंटिन्यूअस जर्नी का पर्पस है, स्टॉप ओवर नहीं है। फॉर विच वन और मोर सेपरेट टिकट और इनवॉइसेस आर इश्यूड। ओके, स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए सर। स्टॉप ओवर का मतलब क्या होता है वो दिया हुआ है। स्टॉप ओवर मींस अ प्लेस वेयर अ पैसेंजर डिसएम्बार्क्स, यानी उतर जाता है, ईदर टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वीनियंस, वो यहां से यहां उतरा दूसरे जहाज पर चढ़ने के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस जर्नी माना जाएगा। लेकिन अगर वो उतर जाता है कुछ दिन रुक कर, कुछ समय रुक करके टहल टहल करके वापस जाने के लिए, इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ एंड ऑल स्टॉपर डू नॉट कॉज अ ब्रेक इन कंटिन्यूअस जर्नी, only such stopover will be relevant for which one or more separate ticket is issued। जहां पर उसका पर्पस यहां रुकने का है तो उसको हम लोग स्टॉप ओवर कहेंगे। अगर उसका पर्पस स्टॉप ओवर करने का नहीं है, मींस यहां से यहां जाना है, यहां रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, वो उसकी मजबूरी है, किसकी, ट्रांसपोर्टेशन वालों की, या उसको एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस, एक जहाज छोड़कर अब दूसरे जहाज में चढ़ना है उसी कंटिन्यूअस जर्नी में, लेकिन अब उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वहां बिताने हैं, तो उस केस में उसको स्टॉप ओवर नहीं माना जाएगा जी। तो अब आपको समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में। पॉइंट नंबर 11, the place of supply of services provided on board or conveyance during the course of a passenger। हमने जब आपको बताया था सेक्शन 12 में कि हमको गुवाहाटी से दिल्ली जाना था, चलिए क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था वो मुंबई था, और वाया कोलकाता, यही तो था। और मैंने आपको कहा कि हमको कुछ मर्गेंडाइज लेने थे, तो प्लेन में कुछ सामान बोर्ड पर लाए गए कोलकाता पे, ठीक है, और उसके बाद हमें दिया गया, सर्व किया गया, हमसे चार्ज ले लिया गया उन मर्गेंडाइज का, याद आया जी। तो मैंने कहा था कोलकाता वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, याद आया होगा, सेक्शन 12 की बात थी, इंडिया टू इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ आउटसाइड इंडिया की बात रही, यहाँ पर भी हमने इंडिया ले लिया, कुछ और हो सकता था, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इसकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर हमको दिया जाता है गुड्स, यहां पर गुड्स था, सेक्शन 10 था सॉरी। अब हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मूवी, मस्ती, म्यूजिक, वीडियो गेम, अगर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द
फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अगर हम गुवाहाटी से, अगर हम यहाँ दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ डिपार्चर पे मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जी सर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ओइडार छोड़ देते हैं अभी, आपको ओइडार बाद में बात करेंगे ना। लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 15। सेक्शन हमने 14 का लास्ट पॉइंट छोड़ दिया, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, उनको हम लोगों ने छोड़ दिया। अभी कोई फायदा नहीं है, अब भी छोड़ देते हैं। सेक्शन 15 की बात करते हैं। सेक्शन 15, अब ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, कहिए तो बता दूं, लेकिन दिमाग पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो घुटनों में दर्द भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 15 की बात करते हैं। रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ टूरिस्ट लिविंग इंडिया। अगर कोई टूरिस्ट आया आउटसाइड इंडिया से, इंडिया में उसने सामान वगैरह खरीदे और उस पर टैक्स का पेमेंट किया, तो उसको टैक्स उसका वापस हो जाएगा। कैसे? The integrated tax paid by tourist living India on any supply of goods, केवल goods taken out of India by him shall be refunded in such manner and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed। ध्यान देंगे, केवल गुड्स पर उसके इंटीग्रेटेड टैक्स को वापस कर दिया जाएगा, IGST को वापस कर दिया जाएगा। जब वो वापस जाएगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 15। हमारा ये टॉपिक डंडना डंडन खत्म होता है। औजार छोड़ दिया, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्राइवल एंड एक्सेस हम लोगों ने, ऑनलाइन डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज हम लोगों ने छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट कवर कर लिए। सेक्शन 14 भी आपका यही था, औजार, और सेक्शन 13 का लास्ट पॉइंट भी औजार था। औजार का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। सेक्शन 13 का लास्ट पॉइंट 14 यही था और सेक्शन 14 भी यही है। जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।